हेलो एवरीवन। तो ये टेस्ट नंबर हमारा 5 है। तो हम इसको फाइनल देख लेते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट पेपर को देखेंगे। 55 तक हमने सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन को, और हमें 56 से सॉल्व करना है। तो हमने 55 नंबर तक सॉल्व कर लिया था, अब हमें 56 से देखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से द्वीप को 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। ऑप्शन है निकोबार और सुमात्रा, बी अंडमान और निकोबार, सी मालदीव और लक्षद्वीप, या डी सुमात्रा और जावा। हम बात करेंगे 10 डिग्री चैनल की। देखिए तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से द्वीप को 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। ऑप्शन है निकोबार और सुमात्रा, बी अंडमान और निकोबार, सी मालदीव और लक्षद्वीप, एंड डी सुमात्रा और जावा। तो हम देखते हैं कि कौन से चैनल के माध्यम से इन दोनों को अलग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 10 डिग्री जल संधि आपकी जो है वो भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है, जो 10 अक्षांश उत्तर पर स्थित है। यह लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी है और 10 डिग्री अक्षांश के निकट पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, अंडमान और निकोबार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नजदीक है। ऑप्शन है मलक्का जल डमरूमध्य, बी बेरिंग स्ट्रेट, सी फ्लोरिडा जल डमरूमध्य, या डी जिब्राल्टर जल डमरूमध्य। तो अगर हम बात करें कि बेरिंग सागर और जल संधि प्रशांत महासागर का सबसे उत्तरी भाग एशिया और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को अलग करता है। उत्तर में बेरिंग सागर आपका आर्कटिक महासागर से बेरिंग जल डमरूमध्य के माध्यम से जुड़ता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर हो जाएगा बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल नीनो और ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि एल नीनो ला नीना से कैसे अलग है। ऑप्शन ए फर्स्ट, ला नीना की विशेषता विषुवतीय हिंद महासागर में असामान्य रूप से ठंडा महासागरीय तापमान है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में असमान रूप से गर्म महासागरीय तापमान को दर्शाता है। तो कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन में कि एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव है, लेकिन ला नीना का मानसून जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं है। तो कह रहे ऊपर दिए गए कोट की सहायता से हमें कि ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। चलें देखते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। देखिए एल नीनो ला नीना का क्या कॉन्सेप्ट है। एल नीनो आपका प्रशांत महासागर के भूमध्यीय क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्र जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। यह समुद्र में होने वाली उथल पुथल है और इससे समुद्र के सतही जल का ताप सामान्य से अधिक हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें, कह रहे हैं कि ला नीना मानसून का रुख तय करने वाली सामुद्रिक घटना है और यह घटना सामान्यतः अल नीनो के बाद होती है। उल्लेखनीय है कि अल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि ला नीना में समुद्री सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, यानी जो कथन सही होना चाहिए, कह रहे हैं कि यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक मजबूत और स्थायी हैं। ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कम भूभाग है। सेकेंड, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है। तो कह रहे उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। हम बात करें अगर पछुआ पवन की, तो पछुआ पवनें आपकी जो होती हैं वो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होती है, यानी कि चलती हैं। तो कह रहे प्रवाहित होने वाली स्थानीय पवनें हैं। इन पवनों की पश्चिमी दिशा के कारण ही इन्हें पछुआ पवन कहा जाता है। और पछुआ हवाएं दोनों गोलार्धों उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होता है। सेकंड हमारे यहाँ पर सही नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो इन्होंने सेकंड ऑप्शन में कहा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है।
तो इन्होंने कहा कि इन हवाओं का जो सर्वश्रेष्ठ विकास होता है वो 40 डिग्री से 65 यानी 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, क्योंकि यहाँ जल राशि के विशाल विस्तार के कारण पवनों की गति अपेक्षाकृत तेज होती है तथा दिशा निश्चित रहती है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की प्रचंडता के कारण ही 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच इन्हें गरजती चालीसा तथा 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीपवर्ती इलाकों में प्रचंड 50 और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चीखता 60 नाम से पुकारा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं आयनोस्फीयर नामक पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत पृथ्वी पर रेडियो संचार की सुविधा प्रदान करती है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर रेडियो तरंगों के परावर्तन का कारण बनती है। सेकंड, कह रहे हैं कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हमें वो बताने हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकेंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है, और पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, केवल सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है। ऑप्शन फर्स्ट, उर्वरक कह रहे हैं कि पोषक तत्वों की कमी को कम किया जा सकता है। सेकंड, यह शुष्क भूमि की खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन है। थर्ड, खेती के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर की गिरती दर को रोका जा सकता है। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड से, ठीक है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चलिए देखते हैं इसमें क्या सही होना। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर सूक्ष्म सिंचाई के बारे में जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, तो सूक्ष्म सिंचाई एवं उन्नत सिंचाई प्रणाली है जिसके द्वारा पौधों के जड़ क्षेत्र में विशेष रूप से निर्मित प्लास्टिक पाइपों द्वारा कम समय अंतराल पर पानी दिया जाता है। और सूक्ष्म सिंचाई के आपको लाभ पता है, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हमें जो ऊपर हमने 3 फैक्ट पढ़े, तो उन फैक्ट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या कारण है कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को हटा दिया जाता है तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में तेजी से पुनः उत्पन्न नहीं होता। तो अब यहाँ पर इन्होंने कारण दिया। ऑप्शन फर्स्ट, वर्षा वन की मिट्टी पोषक तत्वों की कमी, यहाँ पर होना चाहिए वर्षा वन की मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी में पोषक तत्व, ठीक है, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है। ऑप्शन सेकेंड, वर्षा वन में पेड़ों के प्रसार की खराब व्यवहार्यता है। ऑप्शन सेकेंड, सी वर्षा वन की प्रजातियां धीमी गति से बढ़ रही हैं, या डी विदेशी प्रजातियां जो है आपकी वर्षा वन की उपजाऊ मिट्टी पर आक्रमण करती है। तो यहाँ पर हमें कारण बताना कि कौन सा कारण है जिसके कारण ये तेजी से पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम कारण की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जलवायु के क्षेत्रों में होते हैं जिसमें शुष्क मौसम नहीं होता। सभी महीनों में कम से कम 60 मिलीमीटर की औसत वर्षा होती है। आपको पता है वहाँ पे ह्यूमस खूब बनता है और इसके बाद में बारिश होती रहती है ना। तो और इसे निम्न भूमि भूमध्य रेखा सदाबहार वर्षा वन के रूप में भी जाना जा सकता है। इन वनों की मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है जिस कारण उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तेजी से उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है कि वर्षा वन की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट, यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। ठीक है, सेकेंड, यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। एंड थर्ड, इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो कह रहे हैं ये 3 कथन के अनुसार हमें बताना कि कौन से महासागर की बात हो रही है। वैसे तो आइडिया लग गया होगा, गेस किया होगा आप लोगों ने, तो पर फिर भी बात कर लेते हैं
तो अगर बात करें तो प्रशांत महासागर आपका विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा समुद्र है। तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन से पता चलता है कि इस महासागर में पृथ्वी का भाग कम तथा जलीय क्षेत्र अधिक है। इस महासागर में पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर यह महासागर पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। और इस महासागर की एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि फैक्ट में बताया गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं कि ये खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह फसल 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छे प्रकार से उगाई जाती है। कह रहे ऊपर दिया गया विवरण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जौ, बी चना, सी सोयाबीन या डी मक्का। चलिए हम बात करें अगर इसमें। मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है और भारत के अधिकांश मैदानी भागों से लेकर 2700 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का आपका सफलतापूर्वक उगाया जाता है। इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा बलुई दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए बेहतर समझी जाती है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगता है। सेकंड, चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त रहती है। एंड थर्ड, चाय की कोमल पत्तियों के विकास में वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें सहायक होती हैं। तो कह रहे हैं कि कूट दिया गया ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल थर्ड एंड डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हम बात करेंगे चाय के बारे में। देखिए चाय के लिए जो तापमान चाहिए वो आपका 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक उपयुक्त होता है एवं जो बारिश होनी चाहिए आपकी वो 125 से 150 सेंटीमीटर तक तापमान और बारिश दोनों इस तरीके से होने चाहिए। तापमान मैंने आपको बताया 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो डी यहाँ पर सही होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हैं। ठीक है। चाय की कोमल पत्तियों के लिए आपको बारिश भी मैंने बताया कि 125 से 150 यानी 150 सेंटीमीटर तक अच्छा रहता है। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए रबड़ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से असत्य है? ऑप्शन फर्स्ट, यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। ऑप्शन सेकेंड, यह फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कूट दिया है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखिए अगर रबड़ की बात करें तो रबड़ का उत्पादन भारत में सर्वप्रथम पेरियार नदी के तट पर उत्तरी त्रावणकोर केरल में हुआ। सर हेनरी विलियम द्वारा 1876 में पारा ब्राजील से रबड़ का बीज भारत लाया गया और भारत में रबड़ का उत्पादन में मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में विशेषकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में होता है। केरल भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है रबड़ का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। सेकंड, बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जलपूर्ति करती हैं। एंड थर्ड, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। केवल कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल सेकेंड एंड डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हम बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। तो देखिए एक नदी घाटी परियोजना जो एक साथ कई उद्देश्यों जैसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल एवं मृदा संरक्षण, जल विद्युत, जल परिवहन, पर्यटन का विकास, मत्स्य पालन, कृषि एवं औद्योगिक विकास आदि की पूर्ति करती है, वो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। सिंपल है। अगर यहाँ पर बात करें कि इनमें से तीनों ऑप्शन में जो मैंने बताया कौन सा सही है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है नमक, सेकेंड मैग्नीशियम, थर्ड अनभ्रक एंड फोर ब्रोमाइन। करें निम्नलिखित कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए हमारा है केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, या डी केवल फर्स्ट और फोर्थ। हम बात करें कि इनमें से जो निम्न खनिज है इनमें से कौन सा समुद्र से प्राप्त किया जाता है? देखिए निम्नलिखित में अगर देखा जाए तो आपका नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन
यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और ब्रोमाइन यानी कि फोर्थ। तो आपका फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेयरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। कौन? प्रेयरी घास के मैदान। सेकंड कह रहे हैं कि प्रेयरी घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन का निवास स्थल है। ठीक है, एंड थर्ड की बात करें तो अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। तो कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल थर्ड या डी उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात करें प्रेयरी घास के मैदान के बारे में तो देखिए, प्रेयरी घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको तक विस्तृत है, यानी कि वहाँ तक फैले हैं। ठीक है, इनके एग्जिस्टेंस वहाँ तक है। इसके बाद में एंड ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। प्रेयरी घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन का निवास स्थल है। अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु होता है। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेयरी और आपकी ये घास के मैदान, बहुत सारे सिलवास है ना, तो ये सब पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेयरी घास के मैदान से है। ऑप्शन फर्स्ट मिसिसिपी नदी, सेकंड सस्केचेवान नदी, थर्ड हडसन नदी एंड फोर्थ सेंट लॉरेंस नदी। कह रहे हैं अपवाह तंत्र का संबंध प्रेयरी घास के मैदान से है। देखिए मिसिसिपी नदी की बात करें तो ये अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई लगभग 3.730 किलोमीटर है। ये नदी इटास्का नामक झील से निकलती और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस तरीके से ऑप्शन आपका फर्स्ट और सेकंड यानी कि ए सही है आपका। एंड थर्ड फोर्थ की बात करें, देखिए अगर हडसन नदी की बात की जाए तो ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत के पूर्वी हिस्से में बहने वाली एक नदी है। और सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका की एक प्रसिद्ध नदी है जो ओंटारियो झील के उत्तरी पूर्वी सिरे से निकलकर 744 मील उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही है और आपका थर्ड एंड फोर्थ नहीं सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है उच्चतर कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया गया है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, सेकेंड ऑप्शन है कि शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकेंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर की तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उच्चतर कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया गया है। केरल में यह अंतर आपका 6.34% है, जबकि बिहार में यह अंतर 26.75% है और मध्य प्रदेश में 25.95% है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, मानव विकास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कि प्रगामी आपका यानी कि एडवांसिंग लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। थर्ड कह रहे हैं कि वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया। तो कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट या डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो कह रहे हैं कि मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। तो इस तरीके से देखा जाए अगर तो डी ऑप्शन यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमारा तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न होती है।
सेकंड कह रहे हैं कि महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखिए, महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषता जैसे तापमान, खारापन, घनत्व तथा बाह्य बल में जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। ठीक है, एंड महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। तो महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित हैं और ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो यहाँ पर बी यानी कि केवल सेकंड हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय जल धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है या है। ऑप्शन फर्स्ट, निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जल धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती हैं। सेकंड कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जल धाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। एंड थर्ड कि निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जल धाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। तो इस तरीके से हमें बताना है। तो यहाँ पर कोड दिया गया है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हम बात करें अगर यहाँ पर आंसर की, तो देखिए आपने जैसा इन्होंने ऑप्शन में बताया, डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे तीनों ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता ध्रुवीय क्षेत्रों से अधिक होती है। सेकंड, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर जीवधारियों की संख्या घटती है। तो करें उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। हम अगर बात करें यहाँ पर, तो देखिए पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है, ये तो सबको पता है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुव प्रदेशों की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जिधर बर्फ की मात्रा ज़्यादा है, बढ़ते जाते हैं, तो वहाँ पर प्रजातियों की विविधता कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। केवल यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब हम ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता कम होती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या बढ़ती। जीवधारियों मतलब पशु हो गए कई प्रकार के, है ना, उनकी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है। ऑप्शन ए लवड़ी दलदल, बी ज्वारीय सकरी खाड़ी, थर्ड 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वार्षिक वर्षा, या डी पंक मैदान। अब हम देख लेते हैं कूट हमारा दिया गया इस क्वेश्चन का। कह रहे हैं ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सी केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ, एंड डी केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित कारक आवश्यक है। लवड़ी दलदल, ज्वारीय सकरी खाड़ी एंड पंक मैदान। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव है। ऑप्शन ए नदियों के जल प्रवाह क्षमता में कमी, सेकंड नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आना, थर्ड मृदा की उर्वरता में कमी। तो यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए ये कूट दिया गया है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन थर्ड केवल फर्स्ट और थर्ड, या फोर्थ हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। देखिए जमीन की जो ऊपरी परत की मृदा के वे बारीक कण जिनमें पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं, मृदा अपरदन के कारण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अपरदन मृदा के सर्वाधिक उपजाऊ भाग को नष्ट कर देता है, कम उपजाऊ उपमृदा शेष रह जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन ए इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। सेकंड ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। करें उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड,
ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। हम बात करें अगर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के विषय में, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए सीजन आता है तो ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। एंड ये वन 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वाले वार्षिक वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा जाता है। यहाँ पर इन्होंने केवल 70 सेंटीमीटर कहा है, 70 सेंटीमीटर से भी कम कहा है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन जब गलत हो जाएगा तो हमारा केवल ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संबंध में निम्न में कौन से सत्य हैं। ऑप्शन ए, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। सेकंड, इस प्रकार के वन देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। एंड थर्ड, इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं। तो कोड दिया गया है, देखिए ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, यदि उपरोक्त सभी सही है। अगर हम बात करें, देखिए अगर बात की जाए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की, तो ये वन दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। इनमें कई प्रकार की घास और झाड़ियां शामिल है, यथा बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास। इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है उसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास या लाइकेन। बी है पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, लाइकेन या शीतोष्ण कटिबंधीय घास। सी है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, लाइकेन या शीतोष्ण कटिबंधीय घास, ठीक है। एंड डी है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास या लाइकेन। अब हमें बताना इसमें से कौन सा सही है। देखिए अगर हम बात करें आंसर की, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास एंड लाइकेन, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, शीत ऋतु में मेघविहीन आकाश वाली लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति है। सेकंड कह रहे हैं कि पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अपवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है, यहाँ पर यह बताना है। अब ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर सही नहीं पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कथन दिया गया, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। पर कई बार स्थिति बदल जाती है और सामान्य ह्रास दर उलट जाती है, इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है, पर यह काफी सामान्य घटना है। सर्दियों की मेघविहीन लंबी रात तथा शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। कह रहे हैं कि दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकृत कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कह रहे कौन सा इसमें सही नहीं है, तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, वे स्थान जहां ऊर्जा विमुक्त होती है उसे भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। सेकंड, भूकंप उद्गम केंद्र पर भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है। तो कह रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए वे बिंदु जहां से ऊर्जा उत्सर्जित होती है भूकंप मूल कहलाता है। इसे अब केंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर की ओर सभी दिशाओं में संप्रेषित होती हुई सतह पर पहुंचती है। अधिकेंद्र भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी तल पर स्थित वह स्थान होता है जहां सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए केवल आपका सही है, सेकेंड आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसिसिपी मिसौरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट,
इसका डेल्टा पंजाकार होता है। सेकेंड, ओहियो इसकी एक सहायक नदी है। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। मिसिसिपी नदी की बात करें तो ये आपके अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई लगभग 3730 किलोमीटर है। यह नदी इटास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसका डेल्टा पंजाकार होता है और ओहियो इसकी एक सहायक नदी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड हमारे दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है? ऑप्शन फर्स्ट रॉकी पर्वत, बी हेनरी पर्वत एंड थर्ड सियरा नेवादा पर्वत। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोड है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। चलिए अगर हम बात करते हैं पर्वत श्रेणियों की, वो भी जो उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, बुक्स पर्वत श्रेणी, अलास्का एवं एलुशियन पर्वत श्रेणी, पश्चिमी कार्डिलेरा, रॉकी पर्वत, वासाज पर्वत, हेनरी पर्वत और सियरा नेवादा पर्वत। तो इस तरीके से यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो तीनों हैं ये आपके इसमें दिए गए हैं, सही हैं। इसके अलावा भी कुछ पर्वत श्रेणियां दी गई हैं जिनको आप पीडीएफ से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह रॉकी पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है। सेकंड, यह वास्तव में एक पठार है जो कि भ्रंश अवरोध के रूप में है। कौन? ग्रेट बेसिन। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकेंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। चलिए ग्रेट बेसिन के बारे में बात करते हैं। तो ग्रेट बेसिन पश्चिम में सियरा नेवादा पर्वत एवं पूर्व में वासाज पर्वत के मध्य अवस्थित है। ठीक है, यह वास्तव में एक पठार है जो कि भ्रंश अवरोध के रूप में है। यह ब्लॉक रूपी अवरोधक भाग अब एक पर्वत के रूप में अवस्थित है। यह एक बेसिन एवं रेंज के प्रकार में भौमाकू प्राकृतिक उदाहरण है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, केवल सेकेंड है। इन्होंने कहा कि यह रॉकी के पश्चिम में अवस्थित है, तो यह सियरा नेवादा के पश्चिम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली सेंट जॉर्ज की खाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, यह अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन बी, यह वाल्डेस प्रायद्वीप के उत्तर में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन सी, यह दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका को अलग करती है। एंड ऑप्शन डी, यह दक्षिणी चिली प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो अगर हम बात करें सेंट जॉर्ज की खाड़ी के बारे में, तो देखिए सेंट जॉर्ज की खाड़ी आपकी अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर फिलहाल सही हो जाता है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अमेजन नदी घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, अमेजन नदी बेसिन पर्वतीय वनों से आच्छादित है जिसका स्थानीय नाम सिल्वास है। सेकंड, मैडीरा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर बात की जाए अमेजन नदी के विषय में, तो अमेजन नदी घाटी यह आपकी पेरू ब्राजील से होते हुए अटलांटिक महासागर तक बहने वाली नदी है जिसकी लंबाई 6500 किलोमीटर है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी एवं जल क्षमता में विश्व की सबसे लंबी नदी है एवं जल क्षमता में विश्व की सबसे बड़ी नदी है। मैडीरा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अमेजन नदी बेसिन विश्वतीय रेखीय वनों से आच्छादित है जिसका स्थानीय नाम सिल्वास है। इसी नदी बेसिन में सर्वप्रथम रबड़ की खोज की गई थी और नदी बेसिन में ग्यूकास नामक स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि केवल सेकेंड। देखिए फर्स्ट क्यों गलत हो जाएगा? इन्होंने कहा कि यह अमेजन नदी बेसिन पर्वतीय वनों से आच्छादित है। ठीक है, जबकि आंसर क्या है इसका कि
अमेजन नदी बेसिन आपकी विषुवत रेखी वनों से आच्छादित है। सिर्फ यहाँ पर पर्वतीय और विषुवत रेखी में फर्क है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन फर्स्ट, यह भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को अलग करती है। सेकंड, यह लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ती है। एंड सी, यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। डी, ये जल संधि हिंद महासागर में अवस्थित है। कौन सी? जिब्राल्टर। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं। जिब्राल्टर जल संधि आपकी पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसके उत्तर में यूरोप के स्पेन और जिब्राल्टर क्षेत्र हैं, जबकि दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को और सेउटा क्षेत्र हैं। अपने सबसे करीबी बिंदु पर यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीपों में केवल 14.3 यानी 14.3 किलोमीटर की ही दूरी है। यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इन्होंने बोला कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी, यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। और फैक्ट को आप अच्छे से पढ़ लेना, सारे फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुएज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह भूमध्य सागर को सुएज की खाड़ी से जोड़ती है। सेकंड, यह नहर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के तिराहे पर अवस्थित है। कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। हम बात करें अगर सुएज नहर के बारे में, सुएज नहर का निर्माण आपका सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड ने शुरू किया था। इसको बनने में व शुरू होने में करीब 10 साल लग गए थे। यह यातायात के लिए 1869 में खुली थी। यह नहर 165 किलोमीटर लंबी और 48 मीटर चौड़ी एवं 10 मीटर गहरी है। ठीक है, यह भूमध्य सागर को सुएज की खाड़ी से जोड़ती है। यह नहर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के तिराहे पर अवस्थित है। तो इस तरीके से हमारे सी ऑप्शन यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह एक अपशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है। सेकंड, यह दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। एंड ऑप्शन थर्ड की बात करें तो कह रहे किलिमंजारो की ढाल पर कहवा की खेती होती है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हम बात करते हैं तो देखिए किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पर्वत एक एकल पर्वत है, अर्थात किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। यह एक अपशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो की ढाल पर कहवा की खेती होती है। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा फर्स्ट और थर्ड आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि इन्होंने बोला यह दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के अवस्थित झील इरी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगरों में शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट मिनेसोटा, सेकंड डिट्रॉयट, थर्ड हैमिल्टन। कहीं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और थर्ड, एंड डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए इरी झील के निकट डेट्रॉयट, टोलेडो मिशिगन, क्लीवलैंड ओहियो और बफेलो न्यूयॉर्क अवस्थित है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। डेट्रॉयट आपका यहाँ पर अवस्थित नहीं है। देखिए ये गलत टिक लग गया है, सॉरी। यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि अवस्थित प्रमुख नगरों में शामिल है। ठीक है, इरी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगरों में शामिल है। तो आपका केवल सेकंड यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिट्रॉयट। ठीक है, हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, नजका टेक्टोनिक प्लेट का पूर्व की ओर खिसकना ज्वालामुखी एंडीज पर्वत के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। सेकंड कह रहे हैं कि दक्षिणी चिली में ज्वालामुखी कैलबुको 5 दशकों से अधिक समय में पहली बार फटा। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है ये बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो चले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एडियन ज्वालामुखी पट्टी अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली,
कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में इंडियन कॉर्डिलेरा के साथ एक प्रमुख ज्वालामुखी पट्टी है। यह नजका प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई है। दक्षिणी चिली में कैलबुको ज्वालामुखी आपका 2015 में लगभग 5 दशक बाद प्रस्फुटित हुआ है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीकी एवं यूरेशियन रेगिस्तानी बेल्ट के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं में स्थित है। सेकंड, यह गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव में है। ठीक है, तो कह रहे हैं ऊपर दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। हम अगर बात करें अफ्रीकी और यूरेशियन मरुस्थल पट्टी के गठन के प्रमुख कारणों के बारे में, तो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव सेल्स के कारण इस पर ठंडी महासागरीय धाराओं का प्रभाव होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी रेगिस्तान है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गर्म धाराएं दी गई जबकि वहां पर ठंडी धारा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है। ऑप्शन ए, पूरे वर्ष वर्षा, बी केवल सर्दियों में वर्षा होती है, सी अत्यंत छोटा शुष्क मौसम, या डी एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम। उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र के विषय में बात हो रही है। तो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु में 3 मौसम होते हैं। पहला शांत और शुष्क, दूसरा गर्म और शुष्क और तीसरा गर्म और आर्द्र। इस तरह की जलवायु का शुष्क मौसम बाकी की तुलना में अधिक लंबा होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, भौगोलिक विशेषता और ये उसके क्षेत्र। ऑप्शन ए, एबिसिनियन पठार अरब, बी एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, सी गुयाना हाईलैंड दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, एंड डी आपका कह रहे हैं ओकावागो बेसिन पेंटागोनिया। तो गुयाना हाईलैंड आपको पता है कि ये आपका, देखिए यहाँ पर कुछ और आपको गेस आए ना आए, गुयाना हाईलैंड को आपको जरूर याद रखना है। गुयाना हाईलैंड आपका हमेशा दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है और इन्होंने ये पूछा कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, यानी एक ही ऑप्शन हमारा जो सही सुमेलित है वो बताना है। देखिए एबिसिनियन जो पठार है आपका इथोपिया में है, अफ्रीका में, यानी कि तो बी ऑप्शन फिलहाल हमारा सही है। यहाँ पर जो ओकावांगो बेसिन होगा वो दलदल अफ्रीका के दक्षिण भाग में स्थित होगा। गुयाना हाईलैंड आपका दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। एबिसिनियन पठार आपका इथोपिया में है, यानी कि अफ्रीका में। हालांकि यहाँ पर अरब दिया है तो मे बी कि ये यहाँ पर गलत सुमेलित होगा, पर आंसर में क्योंकि देखिए ये गलत नहीं सुमेलित है, यहाँ पर ये अरब गलत लिखा है, लेकिन आपका एबिसिनियन पठार इथोपिया में पड़ता है, जो कि अफ्रीका में एक जगह है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, तो ये कंफर्म रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, पृथ्वी का घूमना, सेकंड हवा का दबाव और हवा, थर्ड समुद्र के पानी का घनत्व, एंड पृथ्वी की क्रांति। कह रहे उपरोक्त में से कौन सा कारक समुद्री धाराओं, ठीक है, को प्रभावित करता। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट और फोर्थ, एंड डी सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, हमें बताना है कि ये कौन कौन से कारक है जो समुद्री धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम बात करें तो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित हैं: पृथ्वी के परिभ्रमण संबंधी कारक, पृथ्वी का घूर्णन, विक्षेपक बल। इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तीनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाओं का मौसमी उल्टाव किसकी विशिष्टता या किसकी विशिष्ट विशेषता है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय जलवायु, बी भूमध्य जलवायु, सी मानसूनी जलवायु, या डी उपरोक्त सभी जलवायु। तो अगर बात की जाए यहाँ पर मानसून पवनों की दिशा मौसमी उत्क्रमण से जुड़ी जलवायु को दर्शाता है। ठीक है, एंड जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित जलवायु है, मानसून क्षेत्र भारत के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के साथ एकता को बल देता है। तो सी हो जाएगा आपका मानसूनी जलवायु। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कंटूर मेड़बंदी मृदा संरक्षण की एक विधि है जिसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रेगिस्तानी किनारे तेज हवा की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी, बी निचले समतल मैदान जलधाराओं के निकट बाढ़ के प्रति संवेदनशील, सी झाड़ियां खरपतवार के फैलने के लिए उत्तरदायी हैं,
एंड डी बात करेंगे तो कह रहे इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो समोच्च बांध निर्माण कंटूर बॉन्डिंग को समोच्च जुताई भी कहा जाता है। यह मृदा संरक्षण हेतु कृषि तकनीकी है जिसके अंतर्गत ढाल युक्त भूमि पर उसके समोच्च रेखाओं पर वृक्ष लगाकर पत्थरों को रखकर अवरोध लगाया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश जिब्राल्टर जड़ मध्य द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन है पुर्तगाल और मोरक्को, बी अल्जीरिया और स्पेन, सी मोरक्को और स्पेन, या डी अल्जीरिया और पुर्तगाल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा होना चाहिए वो सी होना चाहिए, मोरक्को और स्पेन। ठीक है, ये जिब्राल्टर जल मध्य द्वारा अलग किया जाता है। एंड कह रहे हैं कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण होता है। ऑप्शन है लीचिंग, बी कटाव, सी उपजाऊ नदी गाद का जमाव, या डी यांत्रिक मौसम। बात करें लेटराइट मृदा का निर्माण आपका, तो ये आपका लीचिंग के कारण होता है। ठीक है, लीचिंग क्रिया से होता है। ओके, चलिए